फरवरी 1938 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, आज आप लोग कामगारों के रूप में मिल रहे हैं। लोग कुछ भी कहे, हमारी शिकायतें मौजूद है, जिसके भार के कारण स्वयं हमारा पुरुषत्व ही पिस गया है। यह सच है कि हम छुआछूत को दूर करने में सफल नहीं हो सके। यह सच है कि हम कुछ अत्यधिक बुनियादी अधिकारों को, जिनके लिए सभी व्यक्ति हकदार है, दिलाने में सफल नहीं हो सके। लेकिन यह भी सच है कि हमारा आंदोलन इन अर्थों में सफल रहा है कि हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई है। जिसके पास शक्ति है, उनके पास स्वतंत्रता है। यह एक ऐसा अभिमत है जिसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता। शक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और सभी अवरोधों से मुक्ति पा सकता है। और राजनीतिक शक्ति में एक ऐसी क्षमता मौजूद है जो सभी धार्मिक अथवा आर्थिक शक्ति जितनी बड़ी नहीं है, फिर भी काफ़ी वास्तविक और कामगर है। खेद है कि दलित वर्गों को इस नए संविधान के अधीन जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई है, वह हमारे शत्रुओं के तंत्रों तथा स्वयं हमारे लोगों के बीच लालची और लंपट व्यक्तियों की स्वार्थपरकता के कारण गंवा दी गई है। जिस शक्ति के पीछे कोई संगठन नहीं होता, जिस शक्ति के पीछे कोई चेतना नहीं होती, वह कोई शक्ति नहीं होती। हमें उम्मीद करता हूँ कि ये एक दिन जो बहुत दूर नहीं है, दलित वर्ग संगठित हो जाएंगे, उन्हें जो शक्ति प्राप्त हुई उसके बारे में जागरूक हो जाएंगे और वे उसे अपनी सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए समझदारी से और प्रभावी रूप से प्रयोग करना शुरू कर देंगे। मेरे विचार से हमारे देश में कामगारों के दो शत्रुओं से निपटना पड़ता है। ये दो शत्रु है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद से मेरा आशय एक समुदाय के रूप में ब्राह्मणों की शक्ति विशेषाधिकारों और हितों से नहीं है। मैं इस शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मणवाद से मेरा आशय स्वतंत्रता, समानता और मित्रता की भावना को नकारने से है। इन अर्थों में इस तरह की भावनाएं सभी वर्गों में हैं और वे केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। हालांकि इसका मूल स्रोत ब्राह्मण ही है। यह ब्राह्मणवाद जो कि सर्वत्र फैला हुआ है और जो सभी वर्गों के विचारों और कृत्यों को विनियमित करता है, एक अकाट्य तथ्य है। साथ ही यह भी एक अकाट्य सच्चाई है कि ब्राह्मणवाद कुछ एक वर्गों को विशेषाधिकार स्थिति प्राप्त करता है। यह ब्राह्मणवाद कतिपय अन्य वर्गों को समानता के अवसर से भी वंचित करता है। ब्राह्मणवाद के प्रभाव केवल सामाजिक अधिकारों जैसे सामूहिक भोज तथा अंतर जातीय विवाह तक सीमित नहीं है। यदि ऐसा होता तो किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सामाजिक अधिकारों से हटकर नागरिक अधिकारों तक फैला हुआ है। पब्लिक स्कूलों, सार्वजनिक कूपों, सार्वजनिक वाहनों तथा सार्वजनिक रेस्तरां का प्रयोग नागरिक अधिकारों का मामला है। ऐसी प्रत्येक वस्तु जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए है अथवा जिसका रखरखाव सरकारी निधि में से किया जाता है, प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आज लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें इन नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। यह सब ब्राह्मणवाद का प्रभाव है, जिसे हजारों वर्षों से देश के भीतर खुला छोड़ दिया गया है और जो आज भी बिजली के तार की तरह काम कर रहा है। ब्राह्मणवाद इतना सर्वव्यापी है कि वह आर्थिक अवसरों के क्षेत्रों तक को प्रभावित कर सकता है। नौकरी की सुरक्षा अथवा उसमें पदोन्नति पाने के लिए अछूतों के पास कौन सी संभावनाएं हैं। यह एक अभिशाप है कि अछूत दलित वर्ग का कामगार इस कारण कई उप व्यवसायों से वंचित, क्योंकि वह एक अछूत है। जिन व्यवसायों में अछूतों को काम करने का मौका लगता है, उनमें से सबसे निचले ग्रेड पर रखा जाता है। उसे शक्ति या अधिकारों के किसी भी पद से वंचित रखा जाता है। केवल यही नहीं, उसे सबसे निचले ग्रेड पर रखा जाता है, बल्कि उससे सेवानिवृत्ति तक होने वह उसी ग्रेड में बना रहता है। अछूतों के लिए पदोन्नति का कोई मौका नहीं होता।
उसके पास ऐसा तब होता है जब कोई मंदी की स्थिति नहीं होती है। मंदी के दौरान सबसे पहले अछूतों को नौकरी से निकाला जाता है और गर्म बाजारी के दौरान उसे सबसे आखिरी में नौकरी पर रखा जाता है। भारत में मार्क्स को पढ़ने के बाद वे सीधे यह मानकर चलते हैं कि भारत में केवल मालिक और कामगार है। इसके बाद वे पूंजीवाद को ध्वस्त करने के लिए अपने मिशन पर चल पड़ते हैं। इस संबंध में निश्चित ही दो गलतियां हैं। पहली यह है कि मार्क्स ने एक सिद्धांत के रूप में यह कभी कहा कि किसी भी समाज में स्पष्टतः दो वर्ग अर्थात मालिक और कामगार है, इसलिए इसे बुनियाद के रूप में मान लेना खतरनाक है। भारत में मजदूरों की श्रेणियों को हम कैसे समेकित कर सकते हैं? यदि हम श्रमिकों को श्रेणियों को संगठित करना चाहते हैं तो हमें कामगारों के बीच ब्राह्मणवाद को असमानता की इस भावना का उन्मूलन करना है। मजदूर नेता इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि श्रमिकों के बीच विघटन के बीच ब्राह्मणवाद का मुख्य बहुत गहरा संबंध है, अथवा क्या यह मात्र अवसरवाद है जो श्रमिकों का नेतृत्व प्राप्त करने और ऐसी कोई बात न करने में विश्वास रखता हो जो कामगारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। मैं इस अवश्य कहूँगा कि यदि श्रमिकों के संगठन के पीछे ब्राह्मणवाद के मूल कारण माना जाता है तो कामगारों के बीच से इसके उन्मूलन की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। मात्र अनदेखी करके अथवा चुप्पी साध कर ब्राह्मणवाद के संक्रमण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यह जरूरी है कि इसका पीछा किया जाए, इसको उखाड़ फेंका जाए और इसका उन्मूलन किया जाए। केवल ऐसा होने के बाद ही कामगारों के बीच एकता बनी रह सकती है। मजदूरों का एक वर्ग मजदूरों के दूसरे वर्ग अर्थात उत्पीड़ित वर्गों के विरुद्ध निहित अधिकारों का दावा करता है। कोई भी व्यक्ति भेदभाव पैदा नहीं करना चाहता। हमारा प्रयास भेदभाव को पहचानना और इस भेदभाव को हमारे प्रति अन्याय होने से रोक देना है। भारत में ट्रेड यूनियनवाद एक खस्ता हालत में है। ट्रेड यूनियनवाद का मुख्य उद्देश्य है कामगार श्रेणी के जीवन स्तर को गिरने से बचाया जाए। भारतीय कामगार केवल जीवित रहने की चिंता में पड़ा रहता है। यदि कोई ऐसा देश है जहां ट्रेड यूनियनवाद एक वास्तविक जरूरत है तो मेरी राय में ऐसा देश भारत है। लेकिन भारत में ट्रेड यूनियनवाद गतिहीन और बदबूदार तालाब बन गया है। मजदूर नेताओं का एक वर्ग साम्यवादियों का होता है। वे व्यक्तियों का एक भ्रमित निकाय है और मैं इसी क्रम में आगे यह भी कहना चाहूँगा कि कामगारों का जितना विनाश इन लोगों ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। एक सफल क्रांति के लिए यदि काफ़ी नहीं है कि असंतोष हो, उसके लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के औचित्य, जरूरत और महत्व को लेकर एक मजबूत और सुदृढ़ विश्वास की जरूरत है। लेकिन साम्यवादियों ने कामगारों के बीच असंतोष पैदा करने के लिए हड़तालों को एक दैवीय साधन मान लिया। ऐसे साम्यवादी अधिक असंतोष पैदा कर सकते हैं अथवा नहीं, लेकिन उन्होंने निश्चित ही मूल ट्रेड यूनियन संगठनों जो कि उनकी शक्ति और ताकत का साधन होती थी को नष्ट कर दिया और अब वे वस्तुतः सड़कों पर आ गए हैं और सभी प्रकार के पूंजीवादी संगठनों का आश्रय ले रहे हैं। इस बात का कोई सवाल नहीं है कि आपको यूनियन की स्थापना व्यापारिक प्रयोजनों के लिए करनी है। आपको राजनीतिक प्रयोजनों के लिए भी संगठित होना है। अनुभव यह बताता है कि ट्रेड यूनियनवाद अपने आप में मालिकों के विरुद्ध लड़ाई में श्रमिकों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए ट्रेड यूनियनों को राजनीति में अवश्य प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि राजनीति शक्ति के बिना वे विशुद्ध रूप से ट्रेड यूनियन के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। जहाँ तक कि मानक दर, सामान्य दिवस, सामान्य नियम, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, सामूहिक सौदेबाजी जैसे सुधार प्राप्त करने के प्रयोजन, ये ऐसे प्रयोजन हैं जो कि केवल यूनियन संगठित करने से प्राप्त नहीं किए जा सकते। कानून की शक्ति द्वारा
यूनियनों की शक्ति का सुदृढ़ीकरण किया जाना जरूरी है और देश की राजनीति में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करने की शुरुआत करें। आपका उद्देश्य मजदूर जन्य दासता की इस प्रणाली की जगह एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना होना चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता और मित्रता के सिद्धांतों को स्वीकार करे। राजनीतिक शक्ति का प्रभावी प्रयोग निश्चित ही इस उद्देश्य की पूर्ति का एक सशक्त साधन है। हमें यह अवश्य महसूस करना चाहिए कि ऐसी सभी बुराइयां जिन्हें हम झेलते हैं उसका उद्गम एक ही है, अर्थात जो लोग हमारे ऊपर सामाजिक और आर्थिक प्रभुता बनाए रखते हैं उन्होंने राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में ले ली है, जो कि वस्तुतः श्रमिक वर्गों की होनी चाहिए। राजनीति में प्रवेश करने का अर्थ है एक दल का निर्माण करना। किसी दल के समर्थन के बिना राजनीतिक निरर्थक होती है। दल के बिना कोई भी राजनीति वास्तविक एवं प्रभावी नहीं हो सकती। यह जरूरी है कि राजनीतिक वर्ग चेतना पर आधारित हो। जो राजनीति वर्ग चेतना पर आधारित नहीं है वह पाखंड है। इसलिए श्रमिकों को अवश्य ही किसी ऐसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना चाहिए जो वर्ग हितों तथा वर्ग चेतना पर आधारित हो, जो कामगारों के हितों को पहला और सर्वोच्च स्थान देता है, जो वर्ग संघर्ष से बचने का इच्छुक है लेकिन जो वर्ग संगठन के सिद्धांत को त्यागने को तैयार नहीं है। मैंने आपको यह बताया कि आपको क्या संगठित होना चाहिए और संगठन द्वारा आप क्या कर सकते हैं। अब मैं यह बताते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि अपने संगठन की शुरुआत करें और तब तक इंतजार करें जब तक कि उसे प्राप्त नहीं कर लेते।